बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगे सीनियर एनालिस्ट रऊफ लासा साहब और आमिर मतीन साहब। आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज है नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के यूटर्न के हवाले से, लेकिन असल कहानी क्या है ये खुलकर आज सामने आ गई है। जरदारी साहब का कहना है कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई बात नहीं की है। जरदारी साहब का यह बयान किस करीबी दोस्त ने जारी किया और इस बयान को जारी करने का मकसद क्या था, इस पर बात करेंगे। और कौन सच्चा है कौन झूठा है, कहानी सुनेंगे क्लासरा साहब से। आज की हमारी जो दूसरी टॉप स्टोरी होगी वो है कि नैब की फुर्तियां जारी है सिंध में, लेकिन लगता यह है कि पंजाब में एहतसाब ठंडा हो गया है। और खासकर सिंध के जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन, उनके खिलाफ भी नैब की जानिब से कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई है और करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं। तकरीबन 5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात आयद किए गए। ये इंक्वायरी कहां तक जाएगी इस पर भी रोशनी डालेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे आज मुजारबा स्कैंडल की, जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। चंद कारियों ने मिलकर 24 अरब रुपए की करप्शन की है और जो कुल करप्शन का मामला है वो तकरीबन 60 अरब रुपए की है। 33,000 अफराद इस्लामी बैंकिंग के नाम से लूटे गए हैं और सदर नेशनल बैंक ने आज क्या इंकशाफात किए हैं ये भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि नवाब यूसुफ तालपुर किसानों का एहतसाल करने वाली सिंध की शुगर मिल्स पर बरहम हो गए हैं। सिंध में किसानों को जो है वो लूटने वाली शुगर मिल्स किसकी हैं और किसने किस तरह से किसानों को लूटा है, और नवाब यूसुफ तालपुर आखिरकार नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, इस पर भी तबसरा लेंगे, तज्जिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यूरो स्कैंडल के हवाले से, उस पर भी ब्रीफिंग हुई है, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है और सनसनीखेज इंकशाफात आए हैं सामने और क्या कुछ छुपाया जा रहा है उस पर भी रोशनी डालेंगे। आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है और किसानों का पैसा ऑरेंज लाइन निकल गया है। और इसके साथ साथ किसान दुश्मन हुकूमत आखिरकार किसानों के मुतालबात कब सुनेगी, इस पर बात होगी। बात करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की। क्लासर साहब, कल हमने काफी तज्जिया लिया, तबसरा लिया आपका कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनका यू टर्न के हवाले से बात जो हम लोगों ने की, लेकिन आज जो उनका बयान जारी हुआ है उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक अजीब सी पुरसरारियत इस पे ये लगी है। जब हम प्रोग्राम अपना हमने खत्म किया है तो हमें भी एक तरह का पता चला कि जरदारी साहब ने कोई मैसेज डिलीवर किया है कि जी मैंने तो कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तो जिन्होंने बयान जारी किया, जिनका इसमें नाम आ रहा है कि किसने बयान जारी किया, वो जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं, मीडिया से उनका तल्लुक है, जरदारी साहब के बड़े दोस्त समझे जाते हैं, करीबी हैं, जरदारी साहब उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ही ये मीडिया के 1-2 लोगों को उन्होंने व्हाट्सएप किया है, जो उनका जरदारी साहब का बयान है आगे भेजा गया, लिहाजा उन्होंने भी चला दिया कि उनको पता था कि जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं। अगर ये बयान आ रहा है तो फिर आप कह सके मुस्तनद होगा। अब ये देखें कि ये बयान कोई एक होता है कि आप तरदीद कर देते फौरन। आजकल दुनिया बड़ी छोटी हो गई। अब ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला, मेरे नोटिस में नहीं आया। ये 3-4 घंटे बयान चलता रहा है, हेडलाइंस में चला है, इस पे एक नहीं 10 शो हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा 40 के करीब टॉक शोज हुए हैं। 8 बजे में भी चलता रहा है, बहुत देर खबरों में चलता रहा, 7 बजे अलहदा, 8 बजे अलहदा, 10 बजे अलहदा, 11 बजे अलहदा, 4 शोज होते हैं। आप उसमें 10 चैनल्स भी लगा लें, 12 लगा लें, तो 40-50 से ज्यादा शोज तो जरदारी साहब के बयान में 4 घंटे तक पीपल्स पार्टी भी चुप करके बैठी रही है, जरदारी साहब भी खामोश रहे। जब 11 बजे आके आखिरी प्रोग्राम हो गया है, ये 11 बजे के बाद तरतीब है ये, उसके बाद जरदारी साहब का एक बयान आ गया जनाब, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की। सो ये थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि वो उन्होंने एक वो जैसे कहते हैं जरदारी साहब बड़े शानी है, पीएचडी की हुई है उन्होंने उसमें पॉलिटिक्स में, ये जानबूझ के फिलर छोड़ा गया शायद, ठीक है, कि देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि जरदारी साहब आप अपने मीडिया पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। माजी में बड़ी दोस्तें भी रही हैं उनकी, मीडिया में बहुत सारे उन्होंने यार दोस्त भी बनाए, यारों को यार भी समझे जाते हैं। अब वो मीडिया जो है वो यारों का यार नहीं रहा। मीडिया आपको पता है थोड़ा सा ये स्विच करता रहता है, जो भी वो ताकत में आता है, पावर में आता है। जरदारी साहब मीडिया पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने अपने दोस्त थे उन पर उन्होंने ट्रस्ट करके जो बात की उन्होंने ही उनका भरोसा तोड़ दिया। आमिर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? कौन है ये दोस्त, नाम सामने आ रहा है? बात यह है कि सिचुएशन बड़ी, इसको मज़गा खेज ही कहा जा सकता है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया, सियासत 4 घंटे साहब कह रहे थे इसको डिस्कस करते रहे, जिससे पता चलता है कि इतना वल्नरेबल है कि कोई भी आदमी किसी तरीके से भी ये कोई खबर रोके और सारा काम, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे वाला मुहावरा, वो बिल्कुल इस पे सादर आता है कि वो पीछे चल पड़ता है। तो अजीब एक मजाक है। और बिल्कुल जिस तरह साहब कह रहे थे कि वो
मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के कई लोग कई प्रोग्रामों में बैठे हुए थे, उनके लिए 10 मिनट लगता था ये कंफर्म करते हुए या इसको डिनाई करते कि जनाब ऐसा तो कोई नहीं है। एक तो उससे ये पता चल रहा है कि या तो उनका आसिफजारी से किसी का कोई राब्ता नहीं है, ठीक है, या ये है कि वो भी साजिश का हिस्सा थे, चुप रह गए। सो इधर में ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। तीसरा ये कि ये जो जिन साहब से जो कि उनके दोस्त समझे जाते हैं, जहां से ये खबर आई, पता चला कि जनाब पहले भी वो एक किस्म के उनके पीपल्स पार्टी के तर्जमान ही हैं, सो कॉल्ड, वो भी अपने आप को मीडिया के ही कहलाते हैं। तो वो पहले भी उनके जरिए खबरें आती थी तो उसको मुसद्दका समझा जाता था। तो इस दफा जो है ना उनकी मुसद्दका नहीं बनी। एक तो ये है, पर मैं उससे ज्यादा क्लास साहब कह रहे थे कि ये फीलर था, और ये बड़े लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाकई चेक किया गया है कि जनाब इस तरह का अगर बयान होगा, कोई घर वापसी का कोई रास्ता होगा तो चेक कर लेंगे क्या रिएक्शन आता है। मगर इससे ज्यादा सवाल मीडिया के ऊपर भी बड़े उठ जाते हैं कि आप देखेंगे कि जनाब इस तरह बगैर तस्दीक करके एक बयान चल जाता है, एक टेलीविजन में चैनल होता है, सारे उसका देखे देखी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक फॉलो अप पेपर प्रोग्राम हो जाता है, सब कुछ होता है। सबसे दुख की बात मेरे लिए सुबह थी कि आज कई अखबारों ने, मेजर अखबार पाकिस्तान के सबसे बड़े, पेशानी पे लिखा होता है कोई कुछ लिखा हुआ है सबसे ज्यादा शाद, सबसे ज्यादा क्रेडिबल, और रात को ये डिनाई हो गई थी खबर और इसको हो गया था। उसके बावजूद अखबारों ने, काफी अखबारों ने इसको अपनी मेन सुर्खी लगाया हुआ था, और उसमें कईयों ने यह किया हुआ था कि सिर्फ उनका बयान जो है ना, जो आर्मी चीफ से रिलेटेड था, एक्सटेंशन काट के बाकी उनकी तारीफ का बयान छापा हुआ था। तो ये इससे सारा मीडिया भी क्वेश्चन में आ जाता है, उन पर भी सवाल आ जाते हैं। तो पॉलिटिक्स और पीपल्स पार्टी पे तो है ही है। अच्छा क्लास साहब, कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो है वो पीटीआई बहुत पीछे रह जाएगी और अगर जो है पीपल्स पार्टी उसके आगे आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और अगर ये कल के बयान के ऊपर हमने बात की थी कि इससे जरदारी साहब के ताल्लुकात भी मजीद बेहतर होंगे, लेकिन आज उन्होंने वो कहा है कि मैंने ये बयान नहीं दिया। तो अब आप समझते हैं कि जो ये बयान वापस लेने के बाद जो जरदारी साहब हैं वो अपने जो है वो पहले वाले उनका जो रवैया है, जो पहले वाले बयान है उस पर आ गए हैं कि जरदारी साहब फौज की ईंट से ईंट पर जाएंगे, आप समझते हैं? मेरी जो असेसमेंट थी अभी भी कायम है, वो सिर्फ जरदारी साहब के बयान पे नहीं थी कि जरदारी साहब ने बयान दिया तो पीपल्स पार्टी की रिवाइवल होगी। मैंने ओवरऑल एक उसको आप कह सकते सिचुएशन को एक बड़े तनाजुर में देखा था कि पार्लियामेंट में जो पिछले 2-3 महीने से हम इसको देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि बड़ा एक्टिव और बड़ा आप कह सकते हैं इनकी अग्रेसिव इनका पोस्चर है, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, और वो एम्बेरस करने का कोई मौका हुकूमत का वो हाथ से नहीं देना चाहते। इवन मैंने यहां तक कहा कि कल नवाज शरीफ साहब आए हुए थे, सारे के सारे उठ के चले गए। इससे बड़ी एम्बेरसमेंट नवाज शरीफ के लिए नहीं हो सकती। और जो कहते हैं कि मुख मुका वाली चीजें, वो मुख मुका मुझे लगता है ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। और जो मुझे ये था कि जो पीटीआई से ये लोगों को उम्मीदें थी कि पीटीआई शायद आगे जाए आएगी और कन्फ्रंट करेगी और स्पेस जो वो खाली हुई थी वो उसको फिल करेगी, पीटीआई बिल्कुल फिल नहीं कर रही। ये जो और इसी बुनियाद में ये कह रहा था कि अभी पीपल्स पार्टी के पूरा 1 साल पड़ा है इनके पास। 1 साल अगर इसी तरीके से अग्रेसिव टोन रखी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, हुकूमत को टफ टाइम दिया, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, इनकी रिवाइवल के चांसेस मुझे इनके लग रहे हैं। पंजाब की हद तक ये थोड़ा सा इनको स्पेस मिल सकते। तो इमरान खान साहब जो हैं लीस्ट इंटरेस्टेड है, उनके एमएनए उनसे ज्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में और पर्टिकुलर पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में। जो हमारी आगे की जो स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो आज कार्रवाई हुई है, जो इल्जामात लगे हैं साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ 5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम जो है वो नैब ने लगा दिए, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं वैसे एक अभी तक मुझे डाउट था, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आमिर मतीन साहब भी थे, हम कराची गए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये इस शर्जील मेमन वाली है। मैं अभी तक भी डाउट का शिकार था कुछ अर्से पहले तक कि जैसे हमारी आदत है कि जी कह दिया कोई सबूत नहीं है, वैसे जी इतने अरबों की होगी, करबों की होगी। हमारी मुलाकात हुई वहां पे एक अहम आप कह सकते हैं जिम्मेदार अफसर से। मैं था उसमें काशिफ अब्बासी साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, समी इब्राहिम थे और आमिर मतीन साहब थे, एक और भी दोस्त थे हमारे उसमें। उनसे ये सवाल मैंने पूछा जो कराची के मामलात को देखते, उन्हें पता चला इस्लामाबाद से सहाफ़ी आए, उन्होंने कि हमें एक आपसे मीटिंग करके तो हमारे क्वेश्चन से किए। मेरे जहन में एक ही सवाल था, मैं कि ये बताएं, हम शर्जील मेमन के हवाले से सुनते हैं कि जनाब इनके घर से कुछ 2 अरब रुपए का इनकी नकदी पकड़ी गई थी। मैं कि ये हवा में बातें हैं या वैसे वाकई हैं? उसकी तरदीद भी कर दी गई थी बाद में। कर दी। आमिर मतीन साहब गवाह बैठे हैं, बाकी 4 मैंने बता दिए। उनके सामने उन साहब ने, बड़े साहब थे, उन्होंने कहा जनाब ये खबर बिल्कुल सच है कि 2 अरब रुपए का कैश जो है ये पकड़ा गया था इनकी बेसमेंट से, उसके शर्जील मेमन साहब की। और जो वो बोट्स की बात कहते थे कि बोट्स पकड़ी गई थी, उनमें पैसा था, उनके बारे में उन्होंने कहा। अच्छा, हमने फिर भी समझा कि शायद कि वो ऐसे मेरे जैसे हैं ख्वाहिश को खबर बना रहे होंगे, हालांकि बड़े अथेंटिक आदमी थे।
आज जो ये नैब की प्रेस रिलीज आई है, जो नैब ने वहां पे ये तफसीलात जमा करवाई हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है ये कोई कसर ही नहीं रहेगी कि नैब ये कह रहा है कि 5 बिलियन, हम तो 2 अरब रुपए कैश को रो रहे थे, ये तो 5 अरब रुपए की कहानी निकल आई। और इसमें वही वाला ये उसमें उन्होंने हथियार रखा कि इश्तिहारात के जरिए कमीशन खाओ, एक एजेंसी को अपने साथ मिलो, उसको रिलीज करो और उस पर आके उसको पैसे कमाओ। लिहाजा जितनी र्यूमर्स थी, खबरें थी शर्जील मेमन के बारे में, और बड़ा टीवी पे आके बड़े अच्छी अच्छी बातें भी करते थे, नहीं जनाब मेरे ऊपर कुछ नहीं है, तो आखिर वो बातें जो है सामने आ गई ऑफिशियली तौर पर। ना सिर्फ ये बातें सामने आई हैं बल्कि मज़ारबाज़ स्कैंडल में भी करप्शन की जो बातें हैं वो भी नाजरीन सामने आ रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर भी तज्जिया लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। 5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात उन पर लगे हैं। इसी के ऊपर आमिर साहब मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। मैं इससे पहले कि उन पर कमेंट दूं, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि काफ़ी सारे अखबार ने तरदीद के बावजूद आसिफ जरदारी साहब की खबर लगाई भी थी, तो मुझे पॉइंट आउट किया गया है कि डॉन अखबार ने नई खबर ही नहीं कैरी की, जो कि हमेशा एक मोतबर अखबार है, हमेशा ऐसा करते हैं, तो जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है जो कोई अच्छी इक़दार को फॉलो कर रहा हो। तो मैंने कहा इसका मैं जिक्र कर दूं। मेरे वैसे बड़े डाउट्स हैं नैब के ऊपर, जब चीज़ कोई मामला चला जाता ना तो मुझे लगता है मैं शक में पड़ जाता हूं कि ये मामला जो है ना ये टरखाने के लिए किया गया, बरताने के लिए नहीं किया गया, कि वो अभी तो उनके पास तफ्तीश आई है, उसके बाद तफ्तीश अगर हो गई तो फिर वो रेफरेंस बनेगा तो फिर अदालतों में प्रोसिक्यूशन होगी और चलती जाएगी, और वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक वो ऐसे ही कटाई में मर जाए। अभी तक इस फैक्ट्री में एक भी केस नहीं है कि जो कि जाके किसी बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकला हो, कोई प्रोडक्ट निकली नहीं है इस फैक्ट्री से नैब की। सो आई कीप माई, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो मैं अभी जो है ना नैब पे जाने पे इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं समझता हूँ उनको बचाने का इंतजाम कर लिया गया है। जिस तरह मैं जिक्र करता रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे डीजी प्रोविंसेस में जो लगाए हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पे 7 साल 1.5 साल से 20वें ग्रेड के रखे गए हैं, जबकि वो 21वें ग्रेड पे हैं। वो बेचारे एक्सटेंशन के लिए देखते रहते हैं, तो जो उनको बताया जाएगा उसके मुताबिक चला जाएगा। नैब का निजाम देखते हुए मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ये आगे बात चलेगी। ठीक है नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की एक और टॉप स्टोरी है उस हवाले से भी आपको बताएं। मुज़ारबाज़ स्कैंडल में अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हुए। क्लासरा साहब, 60 अरब रुपए का घपला, ये इंकशाफात हुए हैं, क्या पीछे सारा मामला है? घपला अब छोटी बात रहेगी, ये तो अब इतना, अब घपले पे हम कोई नहीं चाहते क्योंकि नया लफ्ज इसके लिए चुना जाए। और मैं जो बात आज अपनी तरफ से कोई नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे ऊपर वो फिर वो आमिर साहब को पता है। ये मुझे कहना था कि ये जो इल्जाम कि जी करप्शनों अरबों खरबों की करते रहते हैं, ये आज बहुत हैवी एजेंडा है और ये करप्शनों का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये हो रही है कि जो मर्जी लोग शोर मचाएं, चीची चाचा करें, ये पाकिस्तान का इशू बन गया है। इसीलिए आधे से चैनल ज्यादा इसी पे ही कर रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बजाय इसके कि जर्नलिज्म जो रह गया था स्टेटमेंट्स पे, उसने क्या कहा, उसने कहा क्या, आधे से ज्यादा अखबार, आधे से ज्यादा टेलीविजन प्रोग्रामिंग आजकल करप्शन एहतसाब के इशूज पे हैं। काफी सारे डाउट्स हैं, काफी शकूक हैं, जिस तरह हम भी इज़हार करते रहते हैं, मगर इस पे बात आगे प्रेशर है, पब्लिक इसके उधर, पब्लिक ओपिनियन इसकी तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। आमिर साहब, जो मेरे लिए मुश्किल हो रहे हैं ना आज इस पूरे इसको समराइज करके, क्योंकि आज यहाँ पे इजलास हुआ है इसका, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उसकी फाइनेंस की कमेटी जिसको सलीम मांडवी वाला साहब जो है उसको चेयर करते हैं, उसमें आज जो एजेंडा था और जो चीज़ें पेश, ये पूरे का पूरा ये सरपलंदा है, ये मैं दिखा दूँ जो वहाँ से ये मीटिंग में पेश हुआ जहाँ से हम उठा के निकाल के ले आए हैं। इसमें जिस तरह के स्कैंडल्स की तफसीलात बताई हैं 3-4 इदारों ने दी हैं। ये पहले बता दूं मैं थोड़ा सा, 4 स्कैंडल हैं डिफरेंट है, टोटल इनको मिला लेना कर, मैंने जानबूझ के 60 अरब रुपया कहा है, नहीं तो टोटल मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 100 बिलियन रुपीस के स्कैंडल्स हैं जो आज वहां पे, जिनकी तफसीलात नैब ने, ये मैं आपको मतलब उनका नाम बताता हूं, 100 अरब रुपया, 100 अरब, नैब, फाइनेंस, SCCP, FIA या दीगर इदारे जो हैं उन्होंने आज वहां पे पेश किए। बल्कि 3-4 घंटे का इजलास रहा, मैं खुद वहां पे बैठा रहा हूं, एक एक लफ्ज सुना है और एक एक लफ्ज वहां पे मैंने आके नोट भी किया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको कहां से शुरू किया जाए। बांग्लादेश में जो 17 अरब रुपए एक पाकिस्तानी ने वहां पे लूटे हैं, नेशनल बैंक को लूटा है,
उन बंगालियों के साथ मिलकर उसकी कहानी पहले शुरू की जाए, या 33,000 जहां पे तबलीगी जमात के लोग लूट गए हैं मुजारबा स्कैंडल में और 24 बिलियन रुपीस लूटा गया, वो बड़ी इंतहाई शॉकिंग स्टोरी है। साहब कितने शर्म का मुकाम है कि मस्जिदों के नाम पर और तबलीगी इज्तिमा के नाम पर ही लूटमार की गई है। शॉकिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। कम से कम मैं वहां पे हिल के रह गया, हालांकि हम बहुत सारे स्कैंडल करते रहते हैं, हम भी कसाई की तरह ना रुथलेस हो जाते हैं, हम भी बेरहम हो जाते हैं, हमें नहीं इससे फील आपको फर्क पड़ता। उसकी कहानी सुनाई जाए, यूरो बांड की आपको कहानी सुनाई जाए कि ये वहां पे उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग में मेरे सोर्स ने बताया है, ये बताया गया कि 8 बिलियन रुपीस पाकिस्तानियों ने यहां से भेजे हैं अमेरिका, और 8 बिलियन रुपीस के करीब इन्होंने वाया भटिंडा पैसे भेज के यूरो बांड जो दुनिया का महंगा तरीन इन्होंने कर्जा इन्होंने लिया है, उसमें वो 8 बिलियन रुपीस कैसे भेजे गए। ये इन्फॉर्मेशन आप बता रहे थे कि एक सेनेटर जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा मांडवी वाला साहब ने, जो मेरे जराए बता रहे हैं, मांडवी साहब अगर इस पे कोई अपना बयान देना चाहते हैं तो इज वेलकम, उन्होंने ये बताया है मीटिंग में। और डॉक्टर वकार मसूद जो हर उसमें हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई बात नहीं, मांडवी वाला साहब कहते हैं वजीर रहे हैं, उन्होंने कहा जरूर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 75 मिलियन डॉलर बनते हैं, तकरीबन 15% जो है यूरो बांड का वो पाकिस्तानियों ने पैसा यहां से भेजा है, पाकिस्तान से भेजा गया जो खरीदारी की गई है। एक ये लाहौर के कुछ उन्होंने स्कैंडल उसमें बताए। अब मैं आपको इसकी वो करके देता हूं, जरा बाइफर्केशन करके देता हूं। जनाब 17 रुपए उस बांग्लादेश में जो नेशनल बैंक को लूटा गया है, 17 रुपए एग्जैक्ट फिगर आपको फिगर्स बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट चल रहे हैं आपके सामने, लूटा तफसील भी बता दें उस पे, मैं वो बता दूं। उसके बाद 24 बिलियन रुपया वो ये मुजारबा स्कैंडल में लूटा गया है, उसमें 33,000 लोग हैं, वो अलहद हैं। जनाब जो असल स्कैंडल है, जो बड़ा स्कैंडल है, टेक्निकल जिसको कहते हैं, वो आपका यूरो बांड का स्कैंडल है, जिसपे ये पता चल रहा है कि 500 आपने मिलियन डॉलर के लिए 410 मिलियन डॉलर का सूद है, वो अपनी जगह पे 40 अरब रुपए का एक और स्कैंडल है। प्लस उन्होंने 19 अरब रुपए का एक लाहौर का उन्होंने बताया स्कैंडल वहां पे नैब ने, और कोई स्कैंडल कामिल अली आगा ने भी वहां पे उन्होंने आगे एक्सप्लेन किए। अब मैं जरा थोड़ा सा आना चाहता हूं मुजारबा पे। पहले है मुजारबा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कारी अहसान साहब हैं, उन्होंने जनाब वो उनका तल्लुक जो है, ये नैब ने बताया, ये मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ भी है, नैब भी कह रही है कि तबलीगी जमात का उनसे तल्लुक था। उन्होंने बेचारे ये जितने भी तबलीगी जमात के लोग हैं इनको लूटा है। उनको कहा गया है मस्जिदों में जब वो जाते थे, जब वो वहां पे उनके जुम्मा के खिताब होते थे, जब भी मिलते थे, ये बैठ के प्रोपगेशन होती थी कि बैंकों में पैसा रखना हराम है, आप हमें दें, हम आपको आके उसका पैसा देंगे, हलाल पैसा देंगे। तो इन्होंने 33,000 लोग अब तक रिपोर्ट कर चुके हैं नैब को कि हमें लूटा गया है 24 बिलियन रुपीस का, और पैसा ये वहां थाईलैंड लेके गए हैं, मलेशिया लेके गए हैं। लोगों को कहा गया कि हमारे पास पत्थरों की कानें हैं, हीरे जवाहरात हमने रखे हुए हैं। और शुरू में कुछ महीने जो फ्रॉडियों का स्टाइल होता है, उन्होंने 15% उनको रिटर्न भी दिया कि ये, और उनको कहा गया कि ये इस्लामी रिटर्न है, बैंकों से आप जो ले रहे हैं हराम ले रहे हैं। मस्जिद सुना इस्तेमाल हुए और कुरान पे कसमें खा खा के पैसे लिए गए, जिस तरह के तालिबान वाले भी करते हैं। तो ये इमाम मस्जिद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इसमें हुआ सारे का सारा तबलीग को इस्तेमाल किया गया। बेचारे उन लोगों ने, आम से लोग होते हैं, उन्होंने यकीन कर लिया एक चीज। अब उन्होंने पूछा कि मुलजमान की तरह जनाब, मुलजमान के बारे में नैब ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी जान छुड़वा रहा हूं, क्योंकि आपको पता हम रिपोर्ट कर करके थक गए हैं, अब लोगों के नजदीक ये चीजें खबरें नहीं रही। नैब ने यह कहा है कि ये मुलजमान जिन्होंने 24 अरब रुपया लूटा है, उनको वहां पे जेल में, अडियाला जेल में जेल हुकाम जो है कढ़ाइयां खिला रहे हैं। ये नैब ने कहा है रिपोर्ट। उनको वीआईपी वहां कमरे दिए हुए हैं, उनको फैसिलिटीज मिली हुई हैं, और बकौल नैब के ये जो कारी हैं, ये जो मौलवी हैं, इनके शागिर्द जाते हैं डेली, सुबह के टाइम कुछ और इनके लिए मेन्यू बनता है खाने का, शाम को और बनता है। जिन्होंने लोगों से 24 बिलियन रुपीस लूटा है, उन 33,000 लोगों से वो आराम से जेल में रह के जेल हुकाम को पैसा दिया हुआ है उन्होंने, वही लोगों का लूटा हुआ है। और लूटने के बाद एक और भी चीज उसने बताई यहाँ पे नैब ने, कि सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने गाड़ियां खरीदने पे लगाया है। वो हत्थे चढ़ गई ना, वो इमाम मस्जिद के पास आज जब पैसा आ गया, उसके पास 24 बिलियन रुपीस, उसने गाड़ियां खरीदी हैं धड़ाधड़, उसने प्लाजे खरीदे हैं, उसने यहाँ दफातर खरीदे हैं, उसने रेनोवेशन कराई है, उसने थाईलैंड के सैरें की हैं, सपोर्टें की हैं, एक लंबी डिटेल है अयाशियों की। आखिर पे जो पैसा बच गया था, अडियाला जेल में कढ़ाइयां खाई जा रही है। ये नैब ने कहा यार, ये नैब के मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मुजारबा स्कैंडल में जो हशर किया है तबलीग वालों ने। और लास्ट एक जुमला ऐड कर दूं, फॉर दैट मैटर जेल में अल्हम्दुलिल्लाह हर अमीर आदमी को ये आसाइशें मौजूद हैं, सिर्फ गरीब ही बेचारे में कारी एहसान साहब जो है मजे से कढ़ाइयां कर। एक चीज अब मैं थोड़ा सा इजाजत दें तो मैं आ जाता हूँ ये बांग्लादेश पे जरा जल्दी से। इकबाल अहमद अशरफ साहब आए हुए थे आज, बड़ी उन्होंने एक उनकी स्लिप ऑफ टंग कह लें या उनको कह लें, उनकी ख्वाहिश जो है थी ना जबान पे आ गई। कमेटी मीटिंग में नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ये कहते हैं जी मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये बकायदा उन्होंने कहा, सारे सुन रहे थे।
तो उन्होंने तो आज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेक्चर जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा जी मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब उनको एहसास हुआ कि यार ये शायद कोई बात गलत, उन्होंने कहा नहीं मैं प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, बार उनके मुंह पे आगे अंदर की ख्वाहिश निकल आई। उन्होंने कहा ममनून हुसैन बन सकते हैं तो मैं भी ये बन सकता हूँ। वैसे भी आपको पता है बहुत बड़ी सिफारिश है, ये जो अहमद अशरफ साहब हैं इनको एक शाही खानदान के बहुत बड़े बरखुरदार की सिफारिश पे उनके रिश्तेदार है उनको लगाया गया है। आज उन्होंने बड़ी एक अहम बात की वहां पे, उन्होंने कहा नेशनल बैंक के जितने सीनियर अफसरान है प्रमोशन पे बड़ी उन पर तनकीद हुई कि आपने अपने पसंदीदा लोगों को प्रमोशन दिया, जिन लोगों ने मेहनत की है और बैंक को आगे लेके गए उनकी प्रमोशन आपने नहीं की, खासी तनकीद हुई उन पर। उन्होंने कहा जनाब कि मैं बैंक के लोगों को कैसे प्रमोशन दूं, जो सीनियर मैनेजमेंट बैठी हुई है ये खत नहीं लिख सकती। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने यह कहा है, या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो अपने आपको तारुफ करवाया उन्होंने, वो ये फरमाते हैं कि जनाब मेरी सीनियर मैनेजमेंट जो है एक खत भी बगैर ये गलती के नहीं लिख सकती। अच्छी खासी वहां पे तनकीद हुई प्रमोशन के हवाले से कि इन्होंने बड़ी इरेगुलरिटीज हैं। बांग्लादेश के हवाले से ये बताया कि बड़ी अहम बात है सर कि वहां पे 17 बिलियन रुपीस का इन्होंने लोन दिया वहां पे बांग्लादेशी पार्टी को, उनसे कोलैटरल लिए, उनसे इन्होंने गारंटीज ली और पता ये चला जनाब कि उन्होंने कर्जा वापस नहीं किया, 17 रुपया खा गए हैं और उनकी इन्होंने गारंटीज भी रिलीज कर दी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी रिलीज कर दी, उन्होंने कर्जा भी नहीं दिया। और कुछ उसमें जो अफसर शामिल थे उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल थे, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ के उन्होंने बांग्लादेश की नेशनैलिटी ले ली है। तो उनसे पूछा कि नायब से कि जनाब अब आप इनको कैसे रिकवर करेंगे? उन्होंने कहा हम बांग्लादेश की हुकूमत को कहेंगे कि ये मुल्ज़मान हमारे हवाले करें। तो किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा हुजूर आप समझ रहे हैं वो फांसे लगा रहे हैं, आपका ख्याल है जिन बंगालियों ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर 17 बिलियन रुपीस नेशनल बैंक का लूटा है आपको मुल्ज़मान वापस कर देंगे? ये उसकी आपके सामने कहानी होगी। एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा वहां पे कि मीटिंग में जो अच्छी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने वाले हैं कामिल अली आगा हैं, नो डाउट। उसके बाद मैंने देखा मोहसिन अजीज हैं पीटीआई के, जो अच्छा बंदा है, बोलता है, बात ग्रिल करता है। आयशा रजा फरूक साहबा अगेन ये पीएमएल नवाज की बड़ी अच्छी सेनेटर हैं। तो ये लोग हैं दो तीन जो इश्यूज को लेकर चलते। सलीम मांडवी वाला साहब को बहुत पता है, लेकिन मांडवी वाला साहब मैं अभी भी समझता हूं कि उस तरह अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे, या वो समझते हैं कि मैं चेयरमैन हूं कमेटी का या मैंने आकर उसमें ये बात नहीं करनी। सो सर टोटल मैं यूरोबांड पे आ जाता हूं जल्दी से कि वो भी बहुत आपने ब्रेक लेनी तो लें, उसके बाद मेरा ख्याल है क्योंकि बहुत सारी लंबी सेंटर कामिल अली आगा भी हमें फोन पर ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, और आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो करप्शन के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं। आज जो कमेटी मीटिंग हुई है उसमें सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन क्लासेस साहब आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले यूरो स्कैंडल के हवाले से, उस पर रोशनी ये वैसे तो नबिया जो हमने मेरा ख्याल ज्यादती की अपने व्यूअर्स के साथ भी की है, इन स्कैंडल्स के साथ भी की है। ये जो 4 स्कैंडल्स आज वहां पे पेश हुए कमेटी मीटिंग में, जिनकी टोटल वैल्यू मैं कह रहा हूँ यूरो बॉन्ड को भी अगर आप स्कैंडल के तौर पर ट्रीट करें, जो मैं समझता हूँ स्कैंडल है, तो बाकी 60 अरब। तो ये जरूरी था पे कि इस पे एक एक प्रोग्राम हो सकता है। जिस तरीके से वारदातें डाली गई हैं कि पाकिस्तान में एक आम आदमी को लूटना कितना आसान है, महज ये कह के बैंकों में पड़ा हुआ पैसा हराम है, हमें दे दे, हम आपको आके हिलाल कर देते हैं। लोग कितने लालच कितनी बढ़ गई है। शॉर्ट मतलब उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ये मनी लेने के लिए, इजी मनी लेने के लिए 33,000 बंदा। ये पाकिस्तानी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों में लालच कैसे आ गई है। जो धोखा देने वाले हैं लोगों को लालच जो है ना उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए ये बड़े स्कैंडल थे और आम आदमी इसमें मुतासिर हुआ है। यूरो बॉन्ड जो है मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्होंने फरमाइश की थी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि इसमें कोई मीडिया का बंदा नहीं बैठेगा, मतलब कोई पाकिस्तान के लोगों को हम पता नहीं चलने देंगे कि हमने बैठ के $500 मिलियन पे $410 मिलियन हमने सूद कैसे राजी किया जब पूरी दुनिया ने इनसे किसी ने कर्जा नहीं लिया। उन्होंने कहा जी मीडिया तो बिल्कुल नहीं आएगा। उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री की शर्त थी। चले हमारे सेनेटर्स बैठे थे, इनको बता दिया, अगर वो राजी हो गए, मुतमिन हो गए तो ठीक है, उनसे भी बात करेंगे जैसे आपने कामिल अली आगा साहब से कहा। मैं यूरो बॉन्ड का थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं जो मुझे पता चला है, ये थोड़ा सा लोगों को बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के 18-19 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए थे, कोई इमरजेंसी नहीं थी। इसहाक डार साहब न्यूयॉर्क गए, उन्होंने वहां पे यूरो बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किए। उसके बाद जो उनको कीमत में इन्होंने ऑफर की, जो आप कह सकते हैं उस पर सूद पे, वो थी 8.25 इन्होंने कहा। और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को सिर्फ $1 बिलियन की उनको पेशकश हुई, इन्होंने सिर्फ $500 मिलियन लिए। और ये दुनिया की तारीख का महंगा तरीन कर्जा है। इंडियन कंपनी रिलायंस है, उन्होंने वहां पे फ्लोट किए, उनको $700 मिलियन चाहिए थे। प्राइवेट कंपनी है, उनको 2.5 या 6 पे मिले हैं। पाकिस्तान जो स्टेट है 8.25 पे फिर क्यों खरीदे? यही तो क्वेश्चन था जिस पे आज कमेटी ने बुलाया हुआ था। और अब ये अंदर की कहानी जो निकली है, जो मुझे मेरे जराए बता रहे थे कि वहां पे उन मांडवी वाला साहब ने तो कहा कि 15% मनी जो पाकिस्तान से गई है, जो डॉलर गए हैं जो खरीदने के लिए यूरो बॉन्ड, वो तो पाकिस्तान का पैसा गया। अब सवाल ये है कि ये 8 बिलियन रुपीस जो है वो कौन से पाकिस्तानी थे जिन्होंने यहां से भेजा है, जिनके जरिए खरीदे गए हैं।
ये दुनिया की तारीख का मैं बार बार बता रहा हूं, ये महंगा तरीन कर्जा है। और पाकिस्तान की एक और रिपोर्ट पेश हुई है जिसको हम उस पर कल बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा डेट सर्विसिंग पे पैसे लगा रहा है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग आज हैं, मैं उनको देख रहा, डॉक्टर वकार मसूद कमेटी से निकले, हंसते मुस्कुराते कह के लगाते, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब तकरीबन हालात हो गए, वकार मसूद साहब निकले हैं, बड़े खुश खुश निकले हैं, मीडिया को उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं। अब ये मेरे ख्याल कामिल अली आगा साहब से आप पूछें कि उनके साथ क्या ऐसा अच्छा रवैया रखा है कि वकार मसूद साहब जो हैं हंसते मुस्कुराते सबको गोली दे के पतली गली से निकल गए। वो जरा आप फिर मेरा ख्याल बाकी आप कामिल अली आगा साहब से पूछें। जी सर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आपने सवाल सुना क्लासेस साहब का? जी मैंने सुना जी। अच्छा सर, मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल कर लेता हूँ नबिया से इजाजत लेके। आज जो मैंने कैलकुलेशन किया कामिल अली आगा साहब, मैंने जो देखा है कमेटी में, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, सब हमारे मौजूद मेंबरान हारे की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे ज्यादा लड़ते हुए या मैंने आपको देखा है या मोहसिन अजीज को देखा है। आप लोगों को इस मुल्क की इतनी फिक्र क्यों है? बाकी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं लगता मुझे, बस ठीक है जिसका जहां हाथ चल रहा है लगा रहने दो। और दूसरी बात, अगर मुझे प्लीज करेक्ट मी, 3 या 4 स्कैंडल्स बनते हैं जिनकी टोटल मालियत जो है 60 रुपया बनती है, जो मेरे आपके सामने पेश हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं, मुजारबा हो, बांग्लादेश वाला हो, या उसके बाद हमने यूरो वाला देखा है, या लाहौर का 19 बिलियन रुपीज का एक और स्कैंडल देखा है। तो ये मुल्क जो है फ्रॉडिस्तान बन गया है, मतलब है 100 बिलियन रुपीज के स्कैंडल्स की डिटेल आज आपके सामने पेश हुई है। जरा हमें थोड़ी सी तफसील बताएं सर। क्लासा साहब, अगर हकायक की तरफ जाएं तो हकायक बहुत घनौने हैं, लेकिन चूंकि ये सारी इन कैमरा ब्रीफिंग थी तो मैं कुछ बातें तो पाबंद हूं कि मैं ना करूं जी। लेकिन अगर लाहौर की आपने बात किया तो लाहौर की अगर शफा मेडिको कैम को भी डाल दिया जाए और ताज कंपनी को भी डाल दिया जाए तो ये कई 100 अरब रुपए का मामला बनेगा जी, सिर्फ लाहौर का ही। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूं कि ये यूरो बॉन्ड वाला जो मामला है ये बड़ा संजीदा है। ये देखें, उस वक्त इनके पास 18.5 बिलियन रिजर्व थे, पाकिस्तान के पास 18.5 बिलियन रिजर्व थे। इन्होंने सिर्फ ये जवाब पैदा किया कि 500 बिलियन जो हमने पिछले यूरो बॉन्ड के अगेंस्ट देने हैं, अदायगी करनी है, उसके लिए हमें ये नया यूरो बॉन्ड जो है वो जारी करना पड़ेगा। तो नया अगर जारी करना था तो इसके लिए मार्केट को भी देखना चाहिए था इनको। अगर मार्केट इस वक्त उस वक्त फेवरेबल नहीं थी तो इन्होंने क्यों जारी किया? वो 18.5 अरब रिजर्वियर में से 500 अदा कर देते और ये फ्लोट उस वक्त करते, नए यूरो बॉन्ड को उस वक्त फ्लोट करते जब मार्केट बेहतर होती। अगर साहब मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये यूरो बॉन्ड का इतना इंपॉर्टेंट इश्यू था, इसको इन कैमरा क्यों डिस्कस किया गया? इसमें क्या ऐसी चीज थी जो कि ओपनली डिस्कस नहीं हो सकती थी? दूसरा, मैं ये समझना चाह रहा था कि बड़ी अच्छी खुशी हो रही थी कि इस तरह का पार्लियामेंट की कमेटियां इंपॉर्टेंट बन गई हैं और हम भी उसको कोशिश करते हैं, लोगों को एहसास दिलाते हैं कि जनाब इजलास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमेटियां हैं पार्लियामानी निज़ाम के अंदर। मगर मुझे ये समझाएं कि ये आप लोग बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं और पॉइंट आउट भी करते हैं गलतियां, मगर इनमें से नतीजा कुछ नहीं निकलता। आपसे आगे जब चीज जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी से नैब में या अदालतों में, रिजल्ट नहीं निकलता। ये 2 चीजें प्लीज मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आमिर भाई, मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं, जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, वही असल रूह होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के इतने बड़े इजलास के अंदर जो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती इन डिटेल्स और जिसके अंदर ऑफिशियल बैठ के जवाबदेही नहीं कर सकते, जिनसे जवाबदेही नहीं हो सकती, स्टैंडिंग कमेटियां वहां पे उनकी जवाबदेही करती हैं। ये पूरी दुनिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है और उसके बाद फिर उसके ऊपर नोटिस लिया जाता है। और अफसोसनाक बात यह है कि अदालतें स्टैंडिंग कमेटीज की रिकमेंडेशंस और इश्यूज जो उठाए जाते हैं उनके ऊपर नोटिस नहीं लेती। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीजें ये है कि सुओ मोटो लिया जाए तो यहाँ पे लिया जाए कि जो चीजें स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर डिस्कस होती हैं और इश्यूज। साहब एक सवाल जो मेरा था, मुझे मेरे जराए बता रहे हैं कमेटी मीटिंग से
कि कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवी साहब ने आज बाकायदा उनको कन्फ्रंट किया है कि उन्होंने कहा जी मेरी इतलात ये हैं कि 15% ये जो खरीदे गए हैं बॉन्ड वो पाकिस्तानी ने खरीदे हैं और पैसा पाकिस्तान से भेजा गया है। आप प्लीज को इस पे कमेंट कर सकते हैं, जो हमारे जरा इसरार कर रहे हैं कि जो बनता है $75 मिलियन बनता है तकरीबन पाकिस्तान से जो बाहर भेजा गया यूरो बॉन्ड्स के लिए। देखें खलासा साहब, मैं पाबंद हूँ कि मैं वो चीजें जो है वो डिस्कस ना करूं आपके सामने मीडिया में, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं ये इश्यूज उठाता रहा हूं, खुद उठाता रहा हूं। इश्यूज क्या हैं? यूरो बॉन्ड के मुताल्लिक मैंने एक इशू ये उठाया कि इतना महंगा आपने यूरो बॉन्ड क्यों फरोख्त किया, जबकि आपके पास रिजर्व मौजूद थे, अदायगियां आप पिछली कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त तो देखें ना, ये क्लेम कर रहे हैं कि $24 बिलियन के एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं, उस वक्त 18.5 बिलियन के मौजूद थे। अगर 18.5 के मौजूद थे तो 500 बिलियन की अदायगी की नहीं। कामिल लियाकत साहब, मैंने जो देखा डॉक्टर वकार मसूद जो हैं, जो मैजिशियन हैं, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री का विजिट समझे जाते हैं और सारे का सारा आर्किटेक्ट हैं इन चीजों के, वो तो हंसते मुस्कुराते निकले कमेटी मीटिंग से। तो लगता है कि आपने मुश्किल सवालात नहीं किए, कोई ग्रिलिंग नहीं हुई वहां पे, वो तो हंसते मुस्कुराते कह के लगाते गए। पिछले 5 घंटों में ही हंसते मुस्कुराते ही हमेशा निकले हैं। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछे आपने सर उनसे? नहीं, ये बात नहीं है। ये बहुत सारे मुश्किल सवालात होते हैं और हुए हैं, लेकिन मैंने भी किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सवालात जो पहले भी थे और शायद कमेटी में भी थे, वो ये थे कि आपने ठीक है वो दिन क्यों मुंतखब किया जिस दिन छुट्टी थी, और छुट्टी वाले दिन आपने ये फ्लोट किए। आगा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ पे नाजरीन वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दीगर अहम खबरों के ऊपर भी तज्जिया जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि $500 मिलियन पर $400 मिलियन का पाकिस्तान को सूद अदा करना होगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि $500 मिलियन पाकिस्तान खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसका सूद कैसे अदा करेगा? क्या इसके ऊपर फिर से कर्जा लिया जाएगा? आमिर साहब क्या कहेंगे आप? अभी सूरत हाल ऐसी ही है कि हम ये जो इतने ह्यूज कर्जे होते जा रहे हैं, तो कर्जे की अदायगी के लिए कर्ज ले रहे हैं। अभी यही सिचुएशन हुई है और यही आज कहा गया कमेटी मीटिंग में, जब पूछा गया कि $500 मिलियन का आपने ये अर्जेंट बेसिस पे कर्जा क्यों लिया है महंगा तरीन, तो जवाब यही दिया गया कि हमने एक और कर्जा वापस करना है। आने वाले दिनों में आप ये मजीद देखेंगे कि हम जो कर्ज ऑलरेडी कर रहे हैं, इस वक्त में आपको फिगर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 57% जो आपके रेवेन्यू आ रहे हैं उसका वो इंटरेस्ट पे जा रहा है, सूद पे जा रहा है, प्रिंसिपल पे नहीं जा रहा। अभी एक क्राइसिस सिचुएशन कर्जों की है और ये इस पे कोई देख नहीं रहा। दूसरे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मांडवी वाला ने इन कैमरा ब्रीफिंग में ये कही है कि जनाब ये इसका पैसा पाकिस्तान से गया है, ये बड़ी खतरनाक खबर है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान से बेताशा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसके साथ एक फिगर लोग फेंक रहे हैं कि जनाब ये जो 12 बिलियन के रेमिटेंसेस हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, काफी लोगों का ख्याल है कि जनाब इसमें से आधे से ज्यादा पैसा यहीं से दुबई जाता है हुंडी के जरिए और वहां से वापस आ जाता है। ये हर साल जो रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं पिछले 5-7 साल में, मशरिक वुस्ता में, इराक में, लिबिया में, हर जगह पाकिस्तानी जाने बंद हो गए हैं। कोई रीजन नहीं बनता कि ये हर साल एक्सपैंड हो रहे हैं और ये पैसा यहीं से ब्लैक मनी जा रही है और वहां से चैनलाइज होके आ रही है। और क्लास साहब उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां पे जो इस पैसे को जो हुंडी के कारोबार में मुलव्वस है, सारा पाकिस्तानी दुबई में हर कोई जानते हैं कि वो सारे इंडियन लोग हैं। तो पाकिस्तान की सारी हम इससे डिपेंडेंट, आप देखें जितना हमारा 12 बिलियन हम 40 वक्त रेमिटेंसेस पे रहे हैं और उसका एक इतना मेजर कंपोनेंट, अगर वाकई ये बात सही है कि इतना बड़ा कंपोनेंट यहां से वहां आ रहा है वापस, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। किसी वक्त भी कोई हमारे सीढ़ी खींच के इस इकोनॉमी को बैठा सकता है। सर वेरी डेंजरस। दुनिया भर के जो माहिरीन मैशत हैं वो इस पर हैरान है। पाकिस्तान को ख्याल नहीं आया और इसाक डर किसी को जवाब दे नहीं है। इसाक डार साहब जिस तरह का मुल्क चला रहे हैं, अल्लाह रहम करे। और आपको याद होगा, मैं नहीं कह रहा, अनवर बेग साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में।
अनवर बेग साहब ने बाकायदा बैठ के पहली दफा ये बात सामने रखी थी कि उनको वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा था अनवर बेग को, जिस अंधाधुंध तरीके से आप लोन ले रहे हैं आपकी हुकूमतें, खुदा ना खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। आज जो कमेटी में बताया गया है ये बड़ी साफ बात है कि वो मुल्क कैसे वो आगे जाएगा, मेरे लिए कम से कम अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, जो कर्जा वापस करने के लिए दुनिया का महंगा तरीन कर्जा ले रहा हो। और पता क्या जवाब दिया गया है, उन्होंने कहा जनाब हमने 2006 में जनाब मुशर्रफ दौर में हमने कर्जा लिया था, इसी तरह के यूरो बॉन्ड लिए थे, 10 साल बाद वो मैच्योर हो गए, हमने वो वापस करने थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने जाके वहां से वो ले लिए हैं, हमने एक और कर्जा ले लिया। अगर ये बात थी तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहब आपको याद है ट्वीट किया था उन्होंने, जब $500 मिलियन मिला, हमारे जो रिजर्व थे वो $20 अरब हुए, वट जो भी हो इस कर्जे के बाद, उन्होंने कहा जनाब इसहाक डार साहब को मुबारकबाद दें कि उन्होंने पाकिस्तानी तरीका उन्होंने हाईएस्ट उन्होंने आके रिजर्व कर दिए। भाई आज आपने कमेटी में बता रहे हैं कि आप लोगों ने 2006 का कर्जा वापस करना था तो आपने $500 मिलियन ले लिया, आप बता रहे हैं, और उसको मरियम नवाज साहब कह रही है कि नहीं जनाब हमारे रिजर्व आके बढ़ गए। पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से ट्रैप में फंस चुका है डेट के, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत सारी चीजें मेरे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन पर कल हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि टाइम अब हमारे पास इतना नहीं है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो पैसा दे रहा है डेट सर्विसिंग पे दे रहा है, जो कर्जे हमने वापस लिए हैं, इतना डिफेंस बजट नहीं है, इतना आपका पीएसडीपी नहीं है, इतना आपका एनएफसी बजट नहीं है, आपका पुअर के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा जो है पाकिस्तान एक मंडी बन गया है इंटरनेशनल उनके लिए, उन लेंडर्स के लिए, इंटरनेशनल बैंक्स के लिए, आईएमएफ के लिए। और जो डेंजरस चीज है जो मैं आमिर साहब कह रहे हैं, अगर बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा मैं, कि अब ये उसमें सामने बात आ रही है कमेटी में जो आज इंकशाफ हुआ है कि 15% या $75 मिलियन पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है और ये यूरो बॉन्ड खरीदे गए, ये कमेटी में बताया। तो सर इतने महंगे तरीन बॉन्ड जो खरीदे गए इसका फायदा किसको होगा, ये क्यों नहीं फिर बताने को तैयार है? ये भी बता होगा फायदा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये $75 मिलियन हम तीनों का है, आपका ख्याल है कि हमने पूरा माफिया लॉबी है जो कि ब्लैक मनी को वाइटन कर रहे हैं, और ये हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हुकूमत आती है, ये वाइटनिंग बॉन्ड्स बहुत बेतहाशा इस तरह की तजवीज़ात आती हैं। मगर इसमें जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन जो है साहब वो ये है कि कर्जों से जुड़ा हुआ है कि ठीक है ये बड़ा ज़्यादा रिजर्व्स कहते हैं हमारे बढ़ गए, एक्चुअली 15 बिलियन जो है ना रिजर्व्स हमारे हैं, मगर उसके साथ ये जो रिजर्व्स बनाए गए हैं ये वन टाइम पेमेंट्स हैं, ये इस तरह के बॉन्ड्स या इस तरह करके वो लाए गए हैं, और कुछ पुरानी जो चीज़ें हमने बेची थी प्राइवेटाइजेशन की वहाँ के पैसे आए हैं। एक्चुअल आपके पैसे आते हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से आते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी से आती हैं। आप देखेंगे इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स भी 14% कम हो गई हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो इस वक्त एक झटके में कपास और राइस की वजह से हमें, मैं कहता रहता हूं, रिपीट करता रहता हूं कि $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो 33% जो है हमारी कॉटन बेल्स कम हो गई हैं, और राइस की हमारी काफी सारी कंसाइनमेंट्स वेरियस ना जा नहीं सकी हैं, वापस हो गई हैं। सो नहीं, बुनियादी बात यह है कि जहां से रेगुलर हमारा पैसा आना चाहिए, सो इसलिए हमें ये रोजी पिक्चर ना दिखाएं कि जनाब बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है। ये एक झटके में जिस तरह एक बुरी क्रॉप की वजह से हम पहुंच गए हैं, हम अभी भी डायर स्टेट्स में हैं, अभी भी बड़ी सूरत हाल खराब है और हमें इस पे कोई बहस नहीं कर रहा। मुझे एक सोर्स ने बताया, पैसों की बात हो रही है, $75 मिलियन कैसे गए, बड़ा कंफर्म सोर्स है। उसने कहा जनाब अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हो रही है, यान अली की गिरफ्तारी या पकड़े जाने से मामला खत्म नहीं हुआ, अभी भी ब्रीफ केस जो है वो जा रहे हैं। एएसएफ, मैं नाम लेता हूं, एएसएफ के नॉलेज में है, जुरत नहीं हो रही कि उन बैग्स वालों को पकड़ा जाए। ये बता रहा हूं मैं आपको, अभी भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहां पे बकायदा पैसे जा रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनके लिए इतलाक ले अर्ज है कि जो वीआईपी लॉन्ज आपने बिजनेस लॉन्ज रखा हुआ है, खैर उनका एफआईए का डिफरेंट एक रोल है, बिजनेस लॉन्ज जो है वो इसी ही एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है सर, वहीं से सारे पैसे आपके ब्रीफ केस में जा रहे हैं। ये जो 75 मिलियन और ये एएसएफ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एएसएफ को कहें कि जो ब्रीफ केस वाला आ रहा है, चाहे मैं आ रहा हूं आप आ रहे, जो भी जहाज पे सवार हो रहा है, जो ब्रीफ केसेस हैं उनको चेक करना, खोलना शुरू कर दें। ब्रीफ केसेस का साहब आपको याद होगा कि आप जिन साहब का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने कंफर्म किया था, शर्जील मेमन वाला, उन्होंने एक और चीज कंफर्म की थी कि लॉन्चों पे जो पैसे जाने की खबरें थी उसको भी कंफर्म किया था कि जनाब लॉन्चों पे जाते हैं। ये ब्रीफ केस में बड़ी छोटी अमाउंट आती है, यान बेचारी छोटी लेके जाती है, जो $5 लाख छोटी अमाउंट थी सर, वो फिर भी जो लॉन्चों में जाता है, दौरे कर ले महीने में $25 लाख। आप कितने जनरस आदमी हैं वैसे, आप इमेजिन करें लॉन्चों के मुकाबले में तो ब्रीफ केस बड़ी छोटी सी स्पेस होती है ना, जो लॉन्चें जाती हैं उसमें खतरा ज्यादा, उसमें खतरा ज्यादा है, इसमें सेफ है। जब यहां पे वजीरों के फ्रंट मैन, यहां पे मैं आपको फिर कह रहा हूं,
पैसा हुकूमत के कुछ लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां पे हर ब्रीफ केस को मैं उठा के जा रहा हूं, नबिया के पास है, आपके पास है, खोलना शुरू करें, आपको उनमें डॉलर मिलेंगे और बड़ी अमाउंट में मिलेंगे। ये बकायदा और सर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो भी सिर्फ पेशियां भुगता के बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। वो तो शर्जील मेमन साहब की कहानी आपने सुन ली, हमने बिलावल को भी देख ले, जो यहाँ हमारे ऊपर एक अजाब बने हुए होते हैं। इनको दुबई में देखें, इनको वहां पे अब लंदन में देखें, इनको इनके रवैये वहां पे डिफरेंट हैं। ये वहां पे उसमें आप कह सकते हैं एक अच्छे शहरी बन के आते हैं, लॉ अबाइडिंग हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एक वो कहते हैं ना कि पूरी की पूरी धूड़ मिट्टी उठाई हुई होती है, गाड़ियां इनके पीछे हैं, सारे का सारा। मैं मुख्तसरन बात कहूँ, मैं अभी तक आज वहाँ कमेटी मीटिंग अटेंड करके ना मैं 2-4 घंटे डिप्रेस रहा हूं। जो जितनी चीजें मैंने इसमें से आधी अभी पढ़ी हैं, आधी मैं आज रात को बैठूंगा, पढ़ूंगा, कल समझूंगा और समझ में फिर लेके आऊंगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क में लूट मार का हिसाब देखें कि 1 बिलियन रुपीज के, अगर 100 आपके बिलियन, 1 अरब डॉलर के स्कैंडल हैं और कोई उनमें परवाह नहीं है। 2 सेनेटर्स के अलावा कोई लड़ने का काम नहीं। का भी हिसाब करेंगे तो उसका भी हिसाब नहीं होगा। ये बीच में इसमें एक चीज का सब जो रह गई, जो बांग्लादेश वाली आपकी स्टोरी है, उसमें 17 बिलियन जब हुए तो जाहिर है जब वो जा रहे थे एक लॉन्ग प्रोसेस था, टाइम कंज्यूमिंग था। दरमियान में स्टेट बैंक का आप देखें ना अपना जो रोल है, सुपर स्टेट बैंक का जो रेगुलेशन का रोल है कि ये जो कई सालों चलता रहा, किसी ने नहीं रोका कि जनाब ये ऑडिटिंग किधर जा रही है, ये बैड डेट्स किधर जा रहे हैं। इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन ईयर्स। इसको कई साल लग गए होते होते, दरमियान में किसी ने नहीं चेक किया, दरमियान में किसी ने नहीं रोका। जब ये 17 बिलियन ये आपका और मेरा पैसा है, ये जब ये सारा जो आप कहते हैं कि जनाब इतने पैसे हमने राइट ऑफ कर दिए, ये आपके और हमारे राइट ऑफ होते हैं, इसी तरह होती है बैड डेट्स। आमिर साहब, राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया तबसरा पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी नई खबरों और नई स्टोरीज के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।